नमस्कार दोस्तों, क्या 114 फाइटर जेट लेने वाली एमएमआरसीए डील को हटाकर राफेल को ही चुपचाप चुन लिया गया है? आखिर ऐसा क्या खास है राफेल में जो बाकी फाइटर जेट्स में नहीं है और जिसकी वजह से यह इंडियन एयरफोर्स का चहेता बन गया है? क्या क्या फायदे हैं स्टैगर्ड मैनर या बैचेस में खरीदने के और क्यों मेक इन इंडिया के तहत लोकल असेंबली कीमतों के हिसाब से फायदे का सौदा नहीं है? यह सब जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यह चर्चा बहुत जोरों पर है कि एमएमआरसीए डील के तहत जो 114 फाइटर जेट्स इंडियन एयरफोर्स खरीदने वाली थी उसको कैंसिल कर दिया गया है और उसकी जगह राफेल के ही रिपीट ऑर्डर्स दिए जाएंगे। सीधे शब्दों में कहा जा रहा है कि राफेल ही 114 फाइटर जेट्स की डील में सेलेक्ट हो चुका है। अब सवाल उठता है कि ये सब बातें कहां से आई, कहां से शुरू हुई? दरअसल कुछ दिन पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत ने एयरक्राफ्ट परचेज संबंधी एक स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा था कि भारत को एक साथ $15 बिलियन की डील करके 114 फाइटर जेट्स के लिए सारा पैसा नहीं देना चाहिए, बल्कि इसको स्टैगर्ड मैनर यानी कि किस्तों के हिसाब से करना चाहिए, जैसे मौजूदा 36 राफेल के मामले में किया है। भारत जो 36 राफेल खरीद रहा है वो वास्तव में 3 बैचेस में मिलेंगे और भारत उसी हिसाब से उस समय उन बैचेस की पेमेंट करता रहेगा। यानी सरल शब्दों में हमने सारे पैसे एक साथ नहीं दिए हैं। साथ ही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने यह भी कह दिया है कि हो सकता है कि हम मेक इन इंडिया रूट को ना अपनाते हुए बिना ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के ही सीधा बने बनाए फाइटर जेट उन देशों से खरीद लें जो इन्हें बनाते हैं, जैसा हम 36 बने बनाए राफेल फ्रांस से खरीद रहे हैं। मेक इन इंडिया प्रोग्राम से दूर हटने के कई कारण हैं, लेकिन इनको जानने से पहले हम राफेल की उन खूबियों के बारे में जान लेते हैं जो इसे इंडियन एयरफोर्स का चहेता फाइटर जेट बनाए हुए हैं। राफेल एक 4.5 जनरेशन का बेहद ही एडवांस फाइटर जेट है जो स्टेल्थी फाइटर जेट्स को भी टक्कर देने लायक कई टेक्नोलॉजी से लैस है। जहां एयर डोमिनेंस के रोल के लिए भारत के पास सुखोई 30 MKI है, तो वहीं एयर टू ग्राउंड मिशन जैसा कि बालाकोट में किया गया था उस रोल के लिए मिराज 2000 जैसे फाइटर जेट्स हैं। लेकिन राफेल अलग है। यह अकेला ही एयर डोमिनेंस रोल के साथ ही निगरानी के अभियानों को अंजाम दे सकता है। अगर सीधी टक्कर लेनी हो तो यह दुश्मन के फाइटर जेट को अपने REE-2 AAASA रडार के माध्यम से 250 किलोमीटर दूर से ही ट्रैक कर लेता है और थोड़ा आगे आने पर दुनिया में सबसे बेहतरीन माने जाने वाली मीटियोर एयर टू एयर मिसाइल से अटैक करके दुश्मन के फाइटर जेट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। मीटियोर मिसाइल की नो एस्केप जोन दुनिया की दूसरी सभी एयर टू एयर मिसाइल से ज्यादा है। एयर डोमिनेंस रोल में ही अगर स्टेल्थी फाइटर जेट से सामना हो जाए तो राफेल में बेहतरीन लॉन्ग रेंज का इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम भी लगा है जो स्टेल्थी फाइटर जेट को उनके इंजन की गर्मी से ट्रैक करके माइका IR हीट सीकिंग मिसाइल के माध्यम से उसे डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। अगर ऐसा हो कि दुश्मन के फाइटर जेट पहले मिसाइल लॉन्च कर दें तो खुद के बचाव के लिए राफेल में स्पेक्ट्रा काउंटर मेजर सिस्टम भी है जो बेहद ही कारगर और एडवांस माना जाता है। यह सिस्टम राफेल को निशाना बनाती हुई आ रही मिसाइल को कई अलग अलग तरीकों से जैम करके राफेल को बचाए रखता है। अगर भारत को बालाकोट जैसे अटैक फिर से करने हो तो यहां पर एयर टू ग्राउंड रोल के लिए भी राफेल सबसे उपयुक्त रहेगा। इसमें स्कैल्प मिसाइल भी लगी हुई है जिसके कारण राफेल इसे 300 किलोमीटर दूर से ही जमीन पर किसी निशाने को डिस्ट्रॉय करने के लिए लॉन्च कर सकता है। इसके लिए हमें बॉर्डर क्रॉस करके यानी कि हमारे फाइटर जेट्स को एयर डिफेंस सिस्टम के चैलेंजेस का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हवा से ही दुश्मन के समुद्री जहाजों को निशाना बनाना हो तो राफेल में एक्सोसेट एंटीशिप मिसाइल भी लगी है। साथ ही राफेल ASMPA नामक न्यूक्लियर मिसाइल को भी ले जा सकता है। खास तौर पर परमाणु ताकत वाली मिसाइल को ले जाने लायक होने के कारण ही यह इंडियन एयरफोर्स की पहली पसंद बन गया है। राफेल भले ही मैक 1.8 की स्पीड ही हासिल कर पाता हो, लेकिन इसकी रेंज 3700 किलोमीटर तक है और यह कैनार्ड विंग्स लगे होने के कारण बेहद ही फुर्तीला फाइटर जेट है। जहां दूसरे फाइटर जेट +9 तक के ही ग्रेविटेशनल फोर्स को बर्दाश्त कर पाते हैं, तो वहीं राफेल इमरजेंसी में 11G तक की कलाबाजियां खाकर किसी भी मिसाइल से अपने आप को बचा लेता है। राफेल ज्यादा बड़ा फाइटर जेट नहीं है, फिर भी इसमें मिसाइल्स ले जाने के लिए 14 हार्ड पॉइंट्स हैं और इन पर यह 9500 किलोग्राम तक की मिसाइल्स को ले जा सकता है।
इसके मॉड्यूलर डिजाइन की वजह से इसको काफी कम मेंटेनेंस चाहिए और यह ज्यादातर समय लड़ाई के लिए उपलब्ध रह सकता है। इन्हीं सब खूबियों ने इसे इंडियन एयरफोर्स का चहेता बना दिया है। लेकिन अब सवाल उठता है कि अगर राफेल 114 फाइटर जेट्स के एमएमआरसी डील में चुन भी लिया जाए तो क्यों इसे मेक इन इंडिया के तहत भारत में नहीं बनाया जाना चाहिए? इसके लिए हमें भारत में असेंबल होने वाले फाइटर जेट्स की हिस्ट्री को देखना होगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने मिग 21 से लेकर सुखोई 30 MKI को बड़े पैमाने पर असेंबल करने का कार्य किया है। लोकल असेंबली होने पर तो इन रशियन फाइटर जेट्स की कीमत कम पड़नी चाहिए, लेकिन होता इसका उल्टा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जो सुखोई 30 MKI असेंबल करता है वह सीधे रशिया से खरीदे गए सुखोई 30 MKI से लगभग 120 करोड़ रुपए प्रति फाइटर जेट महंगा पड़ता है। अगर राफेल सेलेक्ट हुआ और कई तरह के दबाव में इसकी लोकल असेंबली हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को मिलती है तो राफेल फाइटर जेट की कीमत भी काफी बढ़ जाएगी। काफी लोगों को लगता होगा कि महंगा तरीका ही सही, लेकिन इससे हमें टेक्नोलॉजी को समझने का मौका मिलता है। यह बात कुछ हद तक तो सही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने सुखोई 30 MKI में ब्रह्मोस के एयर वेरिएंट को बेहद ही कम कीमत पर डिजाइन में चेंज करके इसे इंटीग्रेट कर दिया। इसी के लिए रशिया ने बहुत ही बड़ी राशि मांगी थी, यानी कि कुछ फायदा तो लोकल असेंबली के कारण हो रहा है। लेकिन क्या हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जो लगभग 18 वर्षों से सुखोई 30 MKI को असेंबल कर रहा है, क्या वो इतना सीख चुका है कि इसे अब Su-35 तक के लेवल तक मॉडिफाई कर सके? तो जवाब मिलेगा नहीं। क्या सुखोई 30 MKI के रडार क्रॉस सेक्शन को कम कर पाए हैं? तो भी जवाब मिलेगा नहीं। यानी कुल मिलाकर हम सिर्फ मेक इन इंडिया के तहत लोकल असेंबली में सिर्फ ज्यादा कीमत ही अदा करेंगे और हमें इसके बदले कुछ भी हासिल नहीं होगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड वैसे भी पूरे वर्ष में मात्र 4 से 5 ही तेजस बनाकर दे रहा है। राफेल का काम और मिल गया तो तेजस प्रोग्राम में और डिले हो जाएगी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड तेजस को बनाने के लिए प्रति एयरक्राफ्ट $64 मिलियन मांग रहा था और जब इसकी जांच हुई तो पता चला जो उपकरण सीधे विदेशों से खरीदे जा रहे हैं उनमें भी HAL अपना प्रॉफिट लगा रहा था। इसके बाद जब टफ नेगोशिएशंस हुई तो उसी तेजस की कीमत $64 मिलियन से घटकर $43 मिलियन तक आ गई। अब एक सवाल उठता है कि अगर बने बनाए राफेल फ्रांस से आएंगे और भारत में मेक इन इंडिया के तहत नहीं बनेंगे तो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं होगी। हमें यह समझना होगा कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हमेशा एक खास उपकरण के पैकेज के रूप में आती है और उसका उपयोग कहीं दूसरी जगह करना बेहद ही मुश्किल होता है। इतने सारे डिफेंस संबंधी उपकरणों की खरीद में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का क्लॉज था, लेकिन हमें इस तरह के ट्रांसफर से किसी भी तरीके से लोकल असेंबली में कुछ खास हासिल नहीं हुआ। दोस्तों, हालांकि अब एमएमआरसी डील पर कोई फैसला नहीं हुआ है, फिर भी अगर एक बार मान लिया जाए कि 114 फाइटर जेट्स के रूप में राफेल ही आएंगे तो उनको स्टैगर्ड मैनर यानी कि किस्तों में लेना या बैचेस के हिसाब से खरीदना किस प्रकार फायदेमंद है, आइए जानते हैं। पहला फायदा यह रहेगा कि राफेल बनाने वाली कंपनी अपने दाम नहीं बढ़ा पाएगी। उन्हें डर रहेगा कि अगले बैच में कॉन्ट्रैक्ट उनके कंपटीटर को भी मिल सकता है। उनको पूरे 114 फाइटर जेट का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला है, इस कॉन्ट्रैक्ट पर उनका एकाधिकार नहीं है, बल्कि वो बैच बाय बैच फाइटर जेट को भारत को बेच रहे हैं। दूसरा फायदा रहेगा एडवांस वेरिएंट मिलने का। अभी जो 36 राफेल आ रहे हैं वो F3 वेरिएंट के हैं, जबकि फ्रांस में F4 वेरिएंट पर भी तेजी से काम हो रहा है। ऐसे में अगले बैच की कीमत अदा करने से पहले भारत F4 वेरिएंट या उसके बाद आने वाले F5 वेरिएंट को भी लेकर दबाव बना सकता है। इससे लगातार जो बैच आते जाएंगे वो पहले वाले बैच के फाइटर जेट से ज्यादा एडवांस रहेंगे। तीसरा फायदा यह रहेगा कि जब हम किस्तों के हिसाब से पैसे अदा करेंगे तो इकट्ठे पैसे देने के मुकाबले जो रकम हमारे हाथ में बची रहेगी वह उस वर्ष दूसरे डिफेंस उपकरणों के मॉडर्नाइजेशन के काम आ सकती है। इसके अलावा अगर कल को तेजस का Mark 1, Mark 2 या आगे आने वाला Mark 3 वेरिएंट बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस वाला साबित हो जाता है तो हम फिर महंगी कीमत पर लिए जा रहे राफेल के अगले बैच को खरीदने से मना भी कर सकते हैं। यानी बैच सिस्टम से हमें अपने तेजस को भी लगातार एडवांस बनाने के लिए समय और रकम दोनों मिल जाएंगे। इसके अलावा एक फायदा यह भी रहेगा कि राफेल को मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी को लगातार अपग्रेडेड कटिंग एज टेक्नोलॉजी वाली मिसाइल्स के पैकेज को शामिल करते रहना पड़ेगा ताकि अगले बैच का ऑर्डर समय पर मिल सके।
अब सवाल उठता है कि अगर हम अपने विदेशी डिफेंस उपकरणों के लिए अपने रिसोर्सेज का यानी कि मेक इन इंडिया के तहत लोकल असेंबली के रूप में उपयोग नहीं करें तो फिर करें क्या? इसका समाधान है कि भारत को स्पेयर पार्ट सप्लाई चेन को मजबूत करने पर सारा ध्यान देना चाहिए। पूरे फाइटर जेट की असेंबली की बजाय उनके क्रिटिकल पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग और समय से उपलब्धता पर जोर देना चाहिए ताकि मेंटेनेंस की समस्या से फाइटर जेट को कम से कम समय जमीन पर रहना पड़े। इन स्पेयर पार्ट्स को प्राइवेट सेक्टर कंपनी की मदद से बनवाना चाहिए ताकि कंपीटिटिव प्राइसिंग के कारण उपकरण जल्दी और सस्ते रेट पर उपलब्ध हो सकें। भारत में टाटा डिफेंस जब अपाचे हेलीकॉप्टर के फ्यूजेलाज को समय से बनाकर अमेरिका को उपलब्ध करवा सकता है, तो क्या इसी तरह की सप्लाई चेन हम राफेल के पार्ट्स के लिए भारत में ही तैयार नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, और इससे हम इन स्पेयर पार्ट्स को दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करके भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब एक और सवाल उठता है कि स्टैगर्ड मैनर या बैचेस में फाइटर जेट खरीदने का नुकसान क्या होगा? नुकसान यह रहेगा कि हम बैचेस के हिसाब से छोटे ऑर्डर्स देंगे तो हमें राफेल या जो भी फाइटर जेट खरीदेंगे उसको बनाने वाली कंपनी पर हम तेजस MK2 या ट्विन इंजन तेजस और एमका जैसे प्रोजेक्ट में सहयोग करने के लिए दबाव नहीं डाल पाएंगे। साथ ही हम कावेरी इंजन को पूरा करने या फाइटर जेट इंजन की टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत प्राप्त करने संबंधी भी कोई दबाव नहीं बना पाएंगे। दोस्तों, आपकी राय में क्या MMRCA डील वाकई खत्म हो गई है और क्या इंडियन एयरफोर्स राफेल को ही लेना चाहती है, या यह सब प्रोसेस आगे आने वाले राफेल की कीमतें कम करवाने के लिए की जा रही है? साथ ही यह भी बताइए कि क्या आपकी नजर में वाकई राफेल बाकी सभी कंपटीटर्स जैसे F-21, ग्राइपिन, MiG-35, Su-35, यूरोफाइटर टाइफून, FA-18 सुपर हॉर्नेट जैसे कंपटीटर से बेहतर है, या MMRCA डील को इनमें से ही कोई और फाइटर जेट जीत सकता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, इसे दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।